हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी मैं अमृतसर में हूँ और यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ बाघा बॉर्डर के लिए। बाघा बॉर्डर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बाघा बॉर्डर जाते समय बीच में जो भी अट्रैक्शन होंगे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। बाघा बॉर्डर जाने के लिए काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ से शेयरिंग ऑटो चलते हैं जो 150 रुपये लेते हैं और प्राइवेट ऑटो से भी आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्राइवेट ऑटो किया है तो मैं इनको 1000 रुपये पे कर रहा हूँ। इसके अलावा आप बस से भी जा सकते हैं। यहाँ पर होप होप करके बस चलती है, डबल डेकर वाली बस, तो करीब 350 रुपये का उसका टिकट है। मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के दर्शन करते हैं और एक दो जगह घूमते हैं और उसके बाद यहाँ पर लंच करके और फिर बाघा बॉर्डर के लिए निकलते हैं। लेकिन हमें बाघा बॉर्डर के अलावा और भी अट्रैक्शन कवर करने हैं तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं सुबह सुबह। तो मैं करीब 3 किलोमीटर आगे की तरफ आया हूँ और ये जगह है रानी का बाग। इसे रानी का बाग कहते हैं और यहाँ पर वैष्णो मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। तो जैसे ही हम इस गेट से अंदर आते हैं, यहाँ सामने है सिद्ध शक्तिपीठ लाल माता का मंदिर, लाल देवी का मंदिर है ये। और नीचे यहाँ पर टेम्पल है और ऊपर में वैष्णो देवी की गुफा बनी हुई है। लाल देवी यहाँ पर एक महिला थी जिन्हें चिंतापूर्णी माता का अवतार कहा जाता है और उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी 1994 में। और कहते हैं कि उन्होंने माता ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था कि आप मेरा मंदिर बनाइए। और उसके बाद यहाँ इन्होंने वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की रचना की है। तो ये लाल देवी है जिनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो ये मुख्य टेम्पल है और देखो आप, काफ़ी सारे यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और सामने मुख्य मंदिर है लाल देवी का। यहाँ पर लाल देवी माता का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो मंदिर में हमने दर्शन किए और यहाँ से ये रास्ता जाता है गुफा के लिए। तो ये गुफा है, यहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है और पूरा ये शीशे का वर्क है, कांच का वर्क है पूरा यहाँ पर। अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखो, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, ये लेटे हुए हैं। यहाँ पर ये बड़ा सा शेर का मुंह है। इसके अंदर से हम आगे बढ़ेंगे। फिर से हमें अंदर जाना है गुफा में। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, फ्लैश लाइट लगाकर शूट कर रहा हूँ फिर भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लव कुश बताए हुए हैं। तो ये शंकर जी की जटा बताई है और उसमें गंगा माता जी है ऊपर। हम फिर से शेर के मुंह से बाहर की तरफ आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका जो विग्रह है वो बताया हुआ है यहाँ पर। उड़ीसा के उदयगिरी केव में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो यहाँ पर बताई हुई है और सामने यहाँ पर लाल देवी की मूर्ति है। यहाँ पर ये तिरुपति बालाजी है। अरे ये है रियल गुफा। यहाँ पर ये सारे शिवलिंग और त्रिशूल और ये सब बनाए हुए हैं आकृति। तो अभी हम आ गए हैं माता वैष्णो देवी के धाम में। तो लाल देवी मंदिर में दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ और बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं अंदर, अलग अलग देवी देवताओं की। और हमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है पूरा मंदिर घूमने में और गुफा को देखने में। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी विश मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है, तो इसलिए अमृतसर के लोग काफ़ी इसे मानते हैं और रोज़ाना यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये है अमृतसर का मशहूर खालसा कॉलेज। इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है अमृतसर का और हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका परिसर काफ़ी बड़ा है, ये 300 एकड़ में फैला हुआ है
जो हमने वैष्णो मंदिर देखा था वहाँ से ये करीब 150-2 किलोमीटर आगे की तरफ है और संडे के दिन ये खुला रहता है टूरिस्ट के लिए। तो आज संडे नहीं है तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया, तो मैंने आपको बाहर से बता दिया। तो ये अमृतसर का मिनी इंडिया गेट है, इसे मिनी इंडिया गेट कहा जाता है। और यहाँ से जब हम सीधा जाते हैं तो बाघा बॉर्डर का रास्ता जाता है। ये जो स्टेचू है ये शाम सिंह जी अटारी का है और इनके नाम पर ही अटारी गांव का नाम पड़ा है। तो अभी मैं आ गया हूँ पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल पर। ये मेमोरियल अमृतसर से जब हम बाघा बॉर्डर के लिए जाते हैं तब बीच में आता है और यहाँ से बाघा बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है अभी, और अमृतसर यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर नानक शाही ब्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, कुछ जो ईंटें होती है उसके बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये इमारत, ये उन्हीं ईंटों से बनी हुई है। यहाँ पर ये ऐसी बड़ी सी तलवार बनी हुई है, स्वॉर्ड, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी ये देखो यहाँ पर ये फाइटर जेट रखा हुआ है पुराना। सामने टिकट विंडो है और लगेज काउंटर भी यहीं पर बना हुआ है। अगर हमारे पास लगेज है तो यहाँ पर लगेज रख सकते हैं हम। तो टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है, 150 रुपीज़ का टिकट पड़ा मुझे, और मैंने रेगुलर टिकट लिया है। बाकी जो एडिशनल 50 रुपये का होता है वो नहीं लिया, जिसमें 70 मूवी दिखाते हैं। यहाँ पर बैटल ऑफ सारागढ़ी का बताया हुआ है इस वॉल के ऊपर में। तो देखो आप क्या शानदार ये तलवार है, और इसकी जो हाइट है वो 45 मीटर है, 45 मीटर, बहुत ऊंची है ये। तो ये वेपन गैलरी है। तो बहुत सही जगह है, देखो आप कितने सारे अलग अलग पुराने और नए वेपन्स रखे हुए हैं। तो ये म्यूज़ियम है, मैं म्यूज़ियम में आ गया हूँ। तो यहाँ पर ये अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध बताया हुआ है, जब वो झेलम नदी को पार कर रहे थे तो उसके बारे में बताया हुआ है। और ये सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर स्टेचू बने हुए हैं। अफगानी आतताइयों से आज़ाद कराया। यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो बैटल लड़ी थी उनके बारे में सब बताया हुआ है, और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार बताया हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह जी की एक आंख नहीं थी, बचपन में चेचक में उनकी आंख चली गई थी। यहाँ पर ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसके बारे में बताया हुआ है। कितना सही बनाया हुआ है, देखो आप, ये पेड़ पत्ते वगैरह एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने में। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर पर चढ़ाई कर दी थी, उनको फिर कैसे सेना ने हैंडल किया था वो यहाँ पर बताया हुआ है। 2:30 पर अंततः घुमरी पर कब्जा कर लिया। इतिहास का ये ऐसा मील का पत्थर है। तो इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ डोगराई बताई हुई है। आर्टिलरी ने दुश्मन को मौत के मुंह में धकेल दिया और बाकी काम को हमारे टैंकों ने अंजाम दे दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है, उनका स्टेचू है। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था, ये उनकी रियल तस्वीर है। यहाँ 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बारे में बताया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये शेम मानिक शाह का स्टेचू है। '71 की वॉर में ही इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था और अलग देश बनाया था बांग्लादेश।
जब हम वॉर जीत गए उसके बाद का ये जश्न है यहाँ पर। The last and decisive engagement, the Indian troops. तो ये INS विक्रांत बताया हुआ है और हम इसके अंदर से जा सकते हैं। INS विक्रांत में कैसा लगता है वो यहाँ बताया हुआ है। और ये यहाँ पर मूवी चल रही है, ऐसा लगता है जैसे हम खुद समुद्र में और पानी दिख रहा है, बहुत सही है। तो ये पूरा मॉडल बताया हुआ है अंदर से, ये देखो आप, ये उसका फ्रंट है। अभी हम बाहर आ गए हैं और सामने यहाँ पर ये रियल टैंक रखे हुए हैं। तो ये टैंक पैटर्न M47 है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो ये टैंक शेरमन है M4 और ये है टैंक सेंचुरियन MK7। तो हमने वॉर मेमोरियल को अच्छे से एक्सप्लोर किया और करीब मुझे यहाँ पर 1 घंटा हो गया सब कुछ कंप्लीट करने में, देखने में। अगर हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सब कुछ देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 घंटे के आसपास समय लग सकता है। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ वाल्मीकि तीर्थ पर। जो पिछली लोकेशन थी, जो वॉर मेमोरियल था, वहाँ से ये जगह 15 किलोमीटर अंदर की तरफ है और यहाँ से वाघा बॉर्डर करीब 22 किलोमीटर है। तो मैं अंदर की तरफ आया हूँ और इसे कहते हैं वाल्मीकि तीर्थ। बहुत सुंदर है, देखो आप, कितना बढ़िया है। ये जो आप सरोवर देख रहे हो ये एकदम नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ पर पहले रियल में सरोवर था और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये पूरा डेवलप किया गया है इस तरह से और बहुत अच्छा बनाया गया है। बीच में मुख्य मंदिर है और बाकी इस तरफ साइड में कई सारे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्राचीन जगन्नाथपुरी का मंदिर बना हुआ है और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। ऐसे घूमते हुए पूरा हम इसको सरोवर को परिक्रमा करते हैं इस तरह से। और वहाँ पर ऊंची सी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। तो यह वाल्मीकि तीर्थ का प्रवेश द्वार है मुख्य मंदिर का। ये भगवान वाल्मीकि की मूर्ति है अंदर मंदिर में। तो ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर हमने भगवान वाल्मीकि के दर्शन किए और अंदर जो मूर्ति थी वो सोने की थी, उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ था और काफ़ी बड़ा और भव्य मंदिर है ये सरोवर के बीच में। और ये जो सरोवर है, ऐसा कहा जाता है कि ये हनुमान जी ने स्वयं खोदकर बनाया था इस सरोवर को। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान वाल्मीकि रहते थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और यहीं पर बैठकर उन्होंने रामायण को लिखा था। भगवान राम ने जब सीता जी का परित्याग किया था तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को यहीं पर आश्रय दिया था और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। इसीलिए इस जगह को काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो ये है प्राचीन मंदिर, लव कुश पाठशाला और लव कुश का जन्म स्थान। और यहाँ पर सामने भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति है। ये वाल्मीकि मुनि का तपस्थान है। इसी जगह पे बैठ के रामायण की रचना की। यहीं पे लव कुश को शिक्षा प्रदान किए। जो पीछे पाठशाला है ये उस त्रेता युग का प्राचीन मंदिर वाल्मीकि मुनि का तपस्थान है। प्राचीन मंदिर के पीछे ही लव कुश की पाठशाला है। तो ये वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर है और ये लव कुश पाठशाला थी जो हमने देखी। और यहाँ पर ये है लव कुश का जन्म स्थान। यहाँ पर देखो ये जानकारी लिखी हुई है, यह सीता माता की कुटिया और लव का जन्म स्थान है। यहाँ भगवान वाल्मीकि जी ने कंखों में प्राण डालकर कुश को प्रकट किया था जो लव से 1 महीना छोटा था। तो लव का जो जन्म था वो नेचुरल था और कुश को भगवान वाल्मीकि जी ने प्रकट किया था। तो ये सामने भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है, यहाँ पर वो तपस्या करते थे, रहते थे। ये कुटिया है जहाँ पर माता सीता ने लव को जन्म दिया था।
ये जो सरोवर मैंने आपको बताया कि हनुमान जी ने स्वयं खोदा था, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा बताया कि सीता माता जी धरती में यहीं पर समाई थी और उसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी सेना को बोला कि पता लगाओ कि सीता कहाँ गई। उसके बाद पूरी सेना ने यहाँ पर पूरा ज़मीन खोद दिया था और उसके बाद यहाँ पर ये सरोवर बन गया था, ऐसा भी कहते हैं। तो अलग अलग मान्यता है यहाँ पर। तो इस वाल्मीकि तीर्थ में और भी बहुत सारे मंदिर है, तो अगर हम सबको देखने जाएंगे तो हमारा 1-1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा, तो इतना समय नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं वाघा बॉर्डर के लिए। तो हम पहुंच गए हैं अटारी बागा बॉर्डर पर। सामने आपको फ्लैग दिख रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान के, और ये पार्किंग है। पार्किंग का चार्ज 25 रुपये है। तो यहाँ पर अंदर हम क्या लेकर नहीं जा सकते वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चार्जर नहीं लेके जा सकते, उसके अलावा हैंड बैग नहीं लेके जा सकते, पावर बैंक लेकर नहीं जा सकते और कोई हथियार लेकर नहीं जा सकते। बाकी सब चीज़ अंदर लेकर जा सकते हो आप अपना मोबाइल ले सकते हो, DSLR कैमरा ले सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, वो सब अलाउ करते हैं, छोटा स्टैंड। बाकी अगर आप यहाँ पर सामान लेकर आते हो तो यहाँ पर सामान रखने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर ये टूरिस्ट हेल्प डेस्क बना हुआ है, अगर आपको कुछ क्वारी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बागा बॉर्डर आप सीधे आ सकते हो और यहीं पर आपको जो सीट अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी। और एक दूसरा तरीका है जिसे VIP पास कहते हैं, जो ऑनलाइन बुक करना होता है। तो उसकी ये वेबसाइट है, ये देखो आप जो नीचे आपको दिख रही है ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन पास बुक कर सकते हो। तो मैंने 2 दिन पहले ऑनलाइन पास बुक कर लिया था और मैक्सिमम 2 ही दिन मिलता है, उससे पहले हम बुक नहीं कर सकते। जैसे आज हम बुक कर रहे हैं तो परसों का बुक कर सकते हैं, उसके आगे का बुक नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सेरेमनी होती है उसका टाइम अलग अलग होता है, साल में 2 बार। समर में ये टाइम होता है 5:15 बजे के आसपास, 5:15 से 5:30, और विंटर में ये टाइम होता है 4:15 से 4:30। तो ये आप ध्यान रखना और कोशिश करना आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचो। 3 बजे के आसपास पहुँच जाओ आप यहाँ पर, ताकि आपको सीट मिल जाए। और ये जो आप लाइन देख रहे हो लंबी सी, ये लोग जो डायरेक्ट आए हैं ना उनकी लाइन है। और हम सीधा जाएंगे क्योंकि हमने पहले से ही VIP पास बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें सीधी एंट्री मिलेगी। तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना ज़्यादा बेटर है, आपको यहाँ पर लाइन में नहीं लगना होता है। यहाँ पर ये हैंडशेक स्टैच्यू और ये ऊंचा सा झंडा है हमारे देश का, तिरंगा शान से लहरा रहा है। सामने पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है इस द्वार के आगे। ये जो गेट आप देख रहे हो इसे कहते हैं स्वर्ण जयंती द्वार। तो इस द्वार से हमें अंदर जाना है, लेकिन हम पहले म्यूजियम में चलेंगे। आगे म्यूजियम है यहाँ पर। तो ये म्यूजियम हमने अंदर से देखा, इसका 10 रुपये का टिकट था और यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है सेरेमनी देखने के लिए। तो मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ और यहाँ से ये नज़ारा देखो आप। अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है अभी सेरेमनी स्टार्ट होने में, और VIP पास का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कोई फिक्स सीट होगी, लेकिन सीट जैसा सिस्टम नहीं है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको कहीं भी बैठने को मिल जाता है, बस खाली लाइन में नहीं लगना होता, ये एक फ़ायदा है उसका।
दशरथ के मैदान में रिट्रीट परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। इस कार्यकारी परिसर से शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। धन्यवाद। मैं सेरेमनी देखकर बाहर आ गया और जो जोश आता है अंदर देखते समय क्या बताऊं आपको, बोल नहीं सकते, इतना जोश होता है उस समय जब परेड चलती है। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अभी अमृतसर की तरफ चलते हैं अब। तो अभी मैं आ गया हूँ केसर दा ढाबा पर। ये अमृतसर का सबसे पुराना और सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। केसर दा ढाबा 1916 में खुला था, तो करीब करीब ये 108 साल पुराना ढाबा है। तो ये किचन है केसर दा ढाबा का। मेन रोड सामने है, वहाँ पर सारे कस्टमर रहते हैं और ये ओपन किचन है। जो भी होता है आपके सामने होता है यहाँ पर। रेट काफ़ी सही है, देखो आप, ऐसा नहीं है कि काफ़ी पुराना ढाबा है या काफ़ी फेमस है तो रेट काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल रेट है। मेरे साथ यहाँ के ओनर है, इनका नाम है नितिन कुमार। तो आप कौन सी पीढ़ी है? फोर्थ जनरेशन है। तो ये चौथी जनरेशन है इनकी। वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। इनका नाम राजकुमार। तो ये इनके दादाजी है राजकुमार जी। और अभी भी ये देखो काउंटर संभालते हैं यहाँ पर। Please come here to Amritsar and try our delicious food. You will love it. The Kesar Dhaba, established in 1916. Thank you. अच्छा, तो काफ़ी पुराना ढाबा है। पेट में चूहे बोल रहे हैं, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ट्राई करते हैं, चलते हैं। थैंक यू। तो ये इनका ओल्ड ढाबा हमने देखा, इनका किचन है ये। और इसके पास में यहाँ पर ये भी इनका ही है। और इसके इस तरफ में ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये भी इनका ही है। तो ये इनकी नई बिल्डिंग है, इसमें चलते हैं। चलिए। यहाँ पर वैसे इनकी काफ़ी सारी थाली मिलती है, अलग अलग, स्पेशल थाली, पराठा थाली, आलू पराठा थाली, तो बहुत सारी वैरायटी है और सेपरेट डिश भी है। लेकिन मैंने यहाँ पर दाल मखनी मंगवाई है और साथ में लच्छा पराठा, वो यहाँ का सबसे फेमस है, मुझे बताया था तो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर। तो ये है दाल मखनी मसालेदार और ये लच्छा पराठा और साथ में सलाद है। तो 50 रुपीज़ का ये पराठा है और 140 रुपये की ये दाल है। तो ट्राई करते हैं इनका लच्छा पराठा और ये दाल मखनी। गरम है।
बटरी टेस्ट है एकदम दाल का, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और मसाला भी बहुत सही है इसमें। तो सिंपल और बढ़िया फूड है ये। लच्छा पराठा भी स्मूथ है। तो अभी मैं होटल पर आ गया हूँ और रात के 8:30 बजे हैं। तो करीब करीब हमें 10 घंटे का समय लगा ये सब देखने में, एक्सप्लोर करने में। और अगर आप चाहो तो एक दिन में भी सब कुछ कर सकते हो। लोकल अमृतसर घूम के आप दोपहर को यहाँ से वाघा बॉर्डर जा सकते हो और शाम को फिर से अमृतसर आ सकते हो। लेकिन फिर आप वाघा बॉर्डर ही देख पाओगे, आसपास के जो अट्रैक्शन है जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो बेटर ये है कि आप 2 दिन लेकर आओ और एक दिन लोकल अमृतसर में घूमो और दूसरे दिन आप यहाँ से वाघा के लिए जाओ और बीच में पड़ने वाले सारे अट्रैक्शन देखो जो मैंने आपको बताए। वैसे इसे वाघा बॉर्डर कहते हैं, लेकिन वाघा पाकिस्तान की तरफ है, अपनी तरफ अटारी पड़ता है इंडिया की तरफ। लेकिन लोगों को पाकिस्तान देखना होता है, इसलिए वाघा के नाम से ज़्यादा ये फेमस है। बाकी इसे अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी होटल ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।